हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम फटाफट से कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रह गए थे, जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गया, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस वगैरह मैंने आपको कवर करवा दिया है। क्योंकि आपका जो पेपर है अब उसकी डेट आ चुकी है, तो आपको फटाफट से अपनी तैयारी को फास्ट करना है और जितनी भी आपने अभी तक चीजें पढ़ी हैं उसको आपने रिवाइज करना है। तो आज हम देखते हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में। अपॉइंटमेंट्स का एक लेक्चर हो गया है, वो आप जाकर देख सकते हो। इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम बाकी की जो बची हुई अपॉइंटमेंट्स हैं वो कवर करेंगे। जितने भी आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं, HPK NT की सारथी सीरीज जो चल रही है उसी के कंटिन्यूटी में आपको ये सारे लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए तो आप O2 IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। हमने आपकी प्रेपरेशन को अच्छा बनाने के लिए पावर पैक भी निकाला है, जिसके अंदर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। जैसे अलग अलग टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट हो गया, हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको कुछ टेस्ट मिलेंगे, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस जो हैं आपके थ्योरेटिकल उसमें से ही निकाले गए हैं, तो आप इनको जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपने पेपर देना है तो वहां पर क्वेश्चंस के वे में ही आएगा, तो इसीलिए आपको ये चीजें प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हम अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, रैंक रिपोर्ट्स और समिट कॉन्फ्रेंसेस। ये हमारा आज कवर हो गया है, ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। अपॉइंटमेंट्स रहता है सिर्फ, बाकी अवार्ड्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, तो ये कुछ चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि रिसेंटली जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है उनके चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है। उनका क्या नाम है? AK गोयल जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो चेयरमैन है AK गोयल जी, इनको अपॉइंट किया गया है। एक बार देख लेते हैं कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है क्या। ये 1946 में बना था। देखो से ही क्लियर है कि हमारे इंडिया के अंदर जो अलग अलग बैंक्स है वहां पर ये एक दूसरे के साथ आकर एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स इन्होंने बनाई हुई है। पहले तो यहाँ पर सिर्फ 22 बैंक्स ही थे, लेकिन अब यहाँ पर 237 बैंक्स या बैंकिंग कंपनीज इसके अंदर एसोसिएशन के अंदर इन्वॉल्व है। आपको याद होगा जो मैंने आपको NPCI बताया था जिसने UPI ID बनाया है, इस NPCI को भी किसने बनाया है? RBI ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर ही NPCI को बनाया है। तो दैट मीन्स जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बैंकिंग फील्ड के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सिस बैंक के जो CEO हैं उनको अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन है? अमिताभ चौधरी जी। यहाँ पर आप देख सकते हो। एक्सिस बैंक की बात करूं तो ये आजकल के हर एक बच्चे को भी पता है कि ये एक ऐसा बैंक है जो फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है। बाकी कुछ और चीजें, जैसे कि पहले इसको UTI बैंक कहा जाता था 2007 तक, उसके बाद इसका नाम चेंज करके एक्सिस बैंक रख दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट न्यूज है कि एक नेशनल बैंक है जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इनके अभी चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है 2021 के अंदर। तो वो कौन है? KV कामत जी हैं। अब एक बार इस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो बैंक है ये एक एक्ट के थ्रू आया है 2021 में। पहले लोकसभा ने और फिर राज्यसभा ने एक बिल पास किया जो कि इस बैंक के नाम से ही था, और ये अब एक्ट बन चुका है। तो ये करेगा क्या? जैसे आपको पता होगा कि बाकी के जो बैंक्स हैं वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कोई भी हमारी कंट्री के अंदर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर करना हो या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना हो तो उसके लिए अगर लोन चाहिए तो हम बैंक से ले सकते हैं। अब अगर होगा क्या कि अगर यही जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा रिस्की हो, ठीक है, उसके बहुत कम चांसेस है कि ये लोन दोबारा से रीपेमेंट हो सके। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कौन लोन्स प्रोवाइड करेगा? तो यही बैंक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऐसी चीजों के लिए दैट आर इन्वॉल्व इन रिस्क। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व आर बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ कमर्शियल बैंक। दैट मीन्स कमर्शियल बैंक उसका रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो ये वाला नेशनल बैंक है उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। देन इसके बारे में बजट 2021 के में भी अनाउंस किया गया था। तो इसके फंक्शन क्या है? हमारी फाइनेंशियल और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के को ये सपोर्ट करेगा एक तरह से। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है। एक लद्दाख बेस्ड एस्ट्रोनॉमर है जिनका नाम है दोरजे एंगचुक। ठीक है, अभी इनको ऑनररी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बनाया गया है।
देखो, आपकी जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल यू कैन से एस्ट्रोनॉमर्स हैं। एस्ट्रोनॉमर्स होते क्या हैं? जो कि बेसिकली आपके स्पेस के अंदर जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये होते हैं। अब हमारे इंडिया का एक बहुत ही रिनोन एस्ट्रोनॉमर है जिनका नाम है दोरजे एंगचुक। इनको अभी ऑनररी मेंबर एज अ ऑनररी मेंबर बनाया गया है IAU का। देखो, आपने याद रखना है, इनको कोई परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया है, रेगुलर मेंबरशिप नहीं दी गई है, सिर्फ ऑनररी मेंबरशिप दी गई है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो दोरजे एंगचुक जी हैं वो हमारे पहले से ही एस्ट्रोनॉमी का जो इंस्टीट्यूट है उनके बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर है। तो हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी है उनका ये पार्ट है, इसीलिए इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी ऑनररी मेंबरशिप दी गई है। अगर मैं IAU की बात करूं तो ये 1919 में फाउंड आउट हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस, फ्रांस में है। मैं हमेशा आपको हेडक्वार्टर्स क्यों बताती हूँ, वो इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि ये कौन से साल में बना था, तो 1919 में बना था और पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, कल मैंने आपको चेयरमैन पढ़ाए थे किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के, ठीक है, उनके चेयरमैन पढ़ाए थे। अब ऐसे ही जो CBDT है, CBDT क्या है आपका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके अंदर 2 बोर्ड्स आते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स वाला और एक इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स वाला। अब इस डायरेक्ट टैक्स के जो चेयरमैन हैं उनको अभी अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है JB मोहापात्रा जी। ये भी IRS के, मतलब IRS ऑफिसर हैं एक तरह से, 1985 के बैच के। देन इज, अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो इन डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर वो वाले टैक्सेस इंक्लूड होते हैं जो डायरेक्टली आपकी सैलरी वगैरह के ऊपर कटते हैं, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, देन इस कंपनीज के ऊपर जो टैक्स लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। तो ये सारी चीजों को कौन देखता है? CBDT ही देखता है, दैट मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो BSF है, BSF क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है पंकज कुमार सिंह। ये भी एक IPS ऑफिसर है 1988 के बैच के। अब एक बार हम BSF के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मैंने कल भी ये चीज बताई थी कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, CAPF है, उसके अंडर अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं। जैसे आपका असम राइफल्स हो गया, BSF हो गया, ITBP हो गया, ये सारी इसके अंदर आती है, आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर आती हैं। अगर मैं BSF की बात करूं तो हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में, उस टाइम पे इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की जितना भी बॉर्डर है उसको एक तरह से गार्ड करने के लिए इस फोर्स को बनाया गया था जिसका नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो आपसे कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं, बताओ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को कौन गार्ड करता है? ऐसे ही इंडिया और चाइना के बॉर्डर को कौन गार्ड करता है? देन इज इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को कौन गार्ड करता है? तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको BSF गार्ड करती है, ये चीजें आपने याद रखनी है। ऐसे ही ITBP हो गया, जैसे मैंने CAPF के बारे में बताया ना कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, ठीक है, उसके अंदर ITBP भी आती है। अब ऐसे ही हमारा जो इंडिया का चाइना के साथ वॉर हुआ था 1962 के अंदर, उस टाइम पे इस फोर्स को बनाया गया था ITBP को। तो हमारी इंडिया का जो चाइना के साथ बॉर्डर है उसको गार्ड करने के लिए किसको लगाया जाता है? इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को लगाया जाता है। तो उनके अभी डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? संजय अरोड़ा जी। आपने ये कुछ चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये एक कंपनी है जो हमारी कंट्री की बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसके अंडर आती है, ठीक है। अब इस कंपनी के जो चेयरपर्सन है पहली बार कोई वुमेन बनी है और वो कौन है? वर्तिका शुक्ला जी। तो आप ये देख सकते हो, जो भी कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो पहली बार हुई हैं वो तो चीजें आपने याद ही रखनी है, ठीक है, क्योंकि वो पूछ लिया जा सकता है आपसे। देन इज ये 1965 में बनी थी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, और ये प्रोवाइड क्या करती है? हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी होती है। इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है कि हर एक इंडिया के अंदर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है उसके अंदर जो इंजीनियर्स को अपॉइंट करना है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो वो सारी कंसल्टेंसी जो होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड
प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है कि याहू के सीईओ भी अभी अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है जिम लैंजोन। अब जिम लैंजोन कौन है? एक अमेरिकन बिजनेसमैन है जिनको याहू का सीईओ अपॉइंट किया गया है। उससे पहले ये टिंडर के सीईओ थे। याहू के बारे में बात करूं तो ये अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे आपकी जो मेल्स वगैरह होती हैं पहले याहू पे होती थी, अब तो ये इतना नहीं चलता है, अब तो जो जीमेल होता है वो ज्यादा चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो इन स्पेस है उनके चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन है? पवन कुमार गोयनका जी, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब इन स्पेस है क्या? देखो, हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, ये वाला डिपार्टमेंट, ठीक है, इस डिपार्टमेंट ने अलग अलग एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना दी है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे स्पेस के जितने भी मिशंस हैं उनके ऊपर ध्यान दे। तो ऐसे ही उन्होंने एक अंतरिक्ष बनाया था, है ना, अंतरिक्ष बनाया था। देन इज ऐसे ही उन्होंने इन स्पेस बना दिया, एक उन्होंने NSIL बनाया था। तो ये कुछ अलग अलग इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी। अब यहाँ पर हम इन स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। इन स्पेस की पहले तो फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, ये एक ऐसा सेंटर है जो भी हमारी कंट्री के अंदर प्राइवेट कंपनीज जो स्पेस सेक्टर में कुछ काम करना चाहती हैं, ठीक है, तो उन सबको ये एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर अलग अलग जो स्पेस टूरिज्म कंपनी होगी, जैसे कि जेफ बेजोस की होगी, देन इज एक वर्जिन गैलेक्टिन होगी, देन इज स्पेसएक्स होगी। ये सारी जो अलग अलग कंपनीज हैं वो एक तरह से प्राइवेट कंपनीज ही तो हैं। अब उन प्राइवेट कंपनीज को ऐसे ही हमारी कंट्री के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज जो स्पेस में कोई ना कोई कुछ चीज करना चाहती हैं, उन सबके मिशंस को कौन देखेगा? तो ये इन स्पेस ही देखेगा। तो ये एक तरह से सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है। दैट मीन्स एक ये सिंगल विंडो है, एक तरह से सिंगल एजेंसी है जो उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हर एक चीज को एक तरह से क्लियरेंस दे सकती है। आपको अलग अलग जगह जाके क्लियरेंसेस लेने की जरूरत नहीं है। तो इन स्पेस के बारे में आपने याद रखना है, उनके चेयरपर्सन है पवन कुमार गोयनका जी। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है, सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है। देन इज हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, उन्होंने अगर स्पेस सेक्टर में कुछ करना है तो वो कौन देखेगा? तो वो इन स्पेस ही देखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑम्बड्समैन कम एथिक्स ऑफिसर ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो जो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, जो दिल्ली के अंदर जितनी भी क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी अलग अलग टीम्स है या क्रिकेट की एक्टिविटीज है, तो उनको ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन के एक तरह से ऑम्बड्समैन कम एथिक्स ऑफिसर को अपॉइंट किया गया। देखो होगा क्या, जो भी DDCA के अंदर कोई भी ऐसे डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। बेसिकली है कौन वो? एक तरह से वो जज ही हैं। इंदु मल्होत्रा जी को, जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो इनको अपॉइंट किया गया है ताकि DDCA के अंदर जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनके अंदर जो जस्टिस प्रोवाइड करना है तो वो यहाँ पर ये कर सकें। इंदु मल्होत्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस, आप यू कैन से, जज हैं, हमारे रिटायर्ड जज हैं रिसेंटली। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनके रिटायर्ड जज हैं, और ये ऐसी पहली वुमेन थी जो डायरेक्टली बार से सुप्रीम कोर्ट की जज बना दी गई थी। तो बार और बेंच में आपका एक डिफरेंस होता है कि जो बेंच होता है उसके अंदर एक बेंच के ऊपर जो जजेस बैठते हैं तो वो कोई ना कोई ज्यूरिसडिक्शंस वगैरह देते हैं, लेकिन बार जो होता है उसके अंदर जो जजेस होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये फर्स्ट वुमेन ऐसी थी जो अपने प्रैक्टिस कर रही थी और डायरेक्टली वो कौन सी पोजीशन पे एलिवेट हो गई थी? सुप्रीम कोर्ट जज बना दी गई थी। रिसेंटली तो ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आपने याद रखना है कि यही बेसिकली DDCA के अंदर जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए जस्टिस वगैरह ये प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये एक कंपनी है, इनके अभी चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन है? अलका नांगिया अरोड़ा जी। तो हमारी कंट्री के अंदर ये जो कंपनी है ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। मिनी रत्ना कंपनी एक नवरत्न कंपनी होती है, मिनी रत्ना होती है, और एक महारत्ना कंपनी होती है। ये तीनों कंपनीज के बारे में मैंने आपको पहले भी करंट अफेयर्स के लेक्चर में बताया था कि सबसे ऊपर महारत्ना होती है, देन इज नवरत्ना होती है, और सबसे नीचे मिनी रत्ना होती है। इनका कुछ क्राइटेरिया होता है जो इनको फुलफिल करना होता है, जैसे इनकी कितनी वर्थ होगी, ठीक है, ऐसे कुछ क्राइटेरिया होता है, वो इन कंपनीज को एक तरह से पूरा करना पड़ता है, तभी इनको ये स्टेटस दिया जाता है। तो जो ये मिनी रत्ना कंपनी है कब बनी थी? 1955 में बनी थी, और ये हमारी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? आपने ये याद रखना है, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर है। देखो, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट मीन्स ये एक ऐसी कंपनी है जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं हमारी कंट्री के अंदर उनकी चीजों को ये देखेगी। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आई? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया।
एमएसएमई के बारे में भी, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में भी मैंने आपको पहले से क्राइटेरिया बताया था कि उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कितनी उनकी नेटवर्थ वगैरह होनी चाहिए, तो ये आप उस लेक्चर में जाकर देख सकते हो। अब हमारी पूरी जो एमएसएमईज हैं उनके ऊपर काम करने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए ये कंपनी काम करती है। तो इनके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं अलका नांगिया अरोड़ा जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो एग्जिम बैंक भी हम इसको बोल देते हैं, इनके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन है आप यहाँ पर देख सकते हो, ज्यादातर जो अपॉइंटमेंट्स है वो वुमेन्स की हो रही है। तो यहाँ पर हर्षा भूपेंद्रा बंगारी जी को यहाँ पर एग्जिम बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। एक बार एग्जिम बैंक के बारे में देख लेते हैं कि बैंक है ऑफकोर्स, तो हमारे इंडिया का ये ऐसा बैंक है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उनके ऊपर ये ध्यान देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री के अंदर अगर किसी की चीज के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, अब जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा, है ना। तो अगर उस एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है तो उन चीजों के लिए लोन कौन देता है, एग्जिम बैंक ही देता है। ठीक है, कब बना था, 1982 में बना था। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के अंदर है। क्या प्रमोट करेगा, प्रमोट फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट को एक तरह से इंप्रूव करने की कोशिश करता है ये बैंक। तो आपने ये चीजें एग्जिम बैंक के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है कि चेयरमैन ऑफ असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एशियन रीजन में लाई करता है। बेसिकली हुआ क्या है, देखो जो हमारे जीसी मुर्मू जी हैं, ये हमारे कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, इनको अभी इस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग के लिए अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन। तो जो हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। तो ये इस इंस्टीट्यूशन की अलग अलग रीजन्स के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही एशियन रीजन के अंदर भी है। अब इस एशियन रीजन के अंदर जो ऑडिटिंग का काम करते हैं तो वो अलग अलग कंट्रीज के जो कैग हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। ऐसे ही हमारी कंट्री के जो कैग हैं कौन, जीसी मुर्मू जी, उनको इस ऑडिटिंग पर्पसेस के लिए अपॉइंट किया गया है। ऑडिटिंग का मतलब बेसिकली होता क्या है, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूँ, हमारी कंट्री के अंदर जो सरकार ने जितना भी पैसा खर्च किया है कि हमने इतना पैसा इस स्कीम में लगाया है, इतना इस जगह खर्च किया है, अब उन सारी चीजों को चेक करने के लिए जो कैग है वो ऑडिटिंग करता है कि क्या जो पैसा एलोकेट किया गया था जिस स्कीम के लिए, तो क्या उतना पैसा वहां पर खर्च हुआ है या नहीं। ठीक है, इन सब चीजों को देखता है। बाकी ये जो इंस्टीट्यूट की बात मैं बता रही हूँ, तो इस इंस्टीट्यूट के कुछ फंक्शन हैं। फॉर एग्जांपल ये रिसर्च वगैरह को प्रमोट करता है ऑडिटिंग के अंदर ही कि कैसे ऑडिटिंग और अच्छी हो सकती है। बाकी ये ऐसी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ऑर्गेनाइज करता है जिसके अंदर अलग अलग जो कंट्रोलर ऑडिटर्स होते हैं अलग अलग कंट्री के, वो यहाँ पे आके मिलते हैं और बताते हैं कि कैसे ऑडिटिंग को और अच्छा बनाया जा सकता है। ओके, अगर मैं जीसी मुर्मू जी की बात करूं तो ये हमारे 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर भी अपॉइंट किए गए हैं। एक मैंने आपको और न्यूज बताई थी जो थी आपकी एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो वो भी जीसी मुर्मू जी ही हुए हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन होता क्या है, हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी पार्लियामेंट है एक तरह से उनका ये यूनियन है। अब उस यूनियन के अंदर भी ऑडिटिंग की एक पोस्ट होती है, उसके ऊपर भी जीसी मुर्मू जी को अपॉइंट किया गया है। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। अगर मैं कैग की बात करूं तो जो कैग होता है हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग टीयर्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, जैसे फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल, मतलब एक तरह से सेंटर हो गया, स्टेट हो गया और एक तरह से लोकल हो गया इंस्टीट्यूशन, उनके अंदर जितना भी ऑडिटिंग का काम है तो वो कैग ही करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ये एक ऐसा कमीशन है जो हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनको एक तरह से देखता है, उनको कोई हानि ना पहुंचे, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स वगैरह निकालता है। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी है उसके अंदर एक कमीशन बैठता है जिसके अंदर बहुत अलग अलग लोग होते हैं, उनका एक चेयरमैन होता है। ठीक है, उनके चेयरमैन को किसको अपॉइंट किया गया है, इकबाल सिंह लालपुरा जी। जो इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं वो पहले पंजाब कैडरे के आईपीएस ऑफिसर थे, लेकिन रिसेंटली ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। तो इनको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के लिए अपॉइंट किया गया है। एक बार एनसीएम के बारे में हम देख लेते हैं कि ये है क्या। देखो, कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बताओ जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपने याद रखना है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस,
देन इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये तीनों जो नेशनल कमीशन है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से बताए गए हैं, तो ये तीनों क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। लेकिन जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये किसी एक्ट के द्वारा बनी थी। 1992 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के तहत इस कमीशन को बनाया गया था। अब इसी एक्ट के अंदर अलग अलग माइनॉरिटीज को बताया गया। तो 1993 में अलग अलग हमारी कंट्रीज की जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे मुस्लिम्स हो गया, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ज़ोरोएस्ट्रियंस हो गया जिनको हम पारसीज भी कह देते हैं, तो उनको नोटिफाई किया गया कि हमारी कंट्री की ये जो ग्रुप्स हैं ये हमारी कंट्री की माइनॉरिटीज हैं। लेकिन 2014 के अंदर जैन्स को भी इसके अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के पहली बात तो चेयरपर्सन कौन है, देन इज ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देन इज नेशनल जो माइनॉरिटीज हैं हमारी कंट्री के अंदर कौन कौन सी ऐसी माइनॉरिटीज हैं जिनको नोटिफाई किया गया। तो आपने मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स, ये 6 माइनॉरिटीज को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली चीफ ऑफ एयर स्टाफ को अपॉइंट किया गया है, तो वो कौन है, तो वो है विवेक राम चौधरी जी। मैंने आपको कल भी बताया था जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है उसके बारे में, उनके बारे में भी बताया था। तो आज हम एयर स्टाफ के बारे में देख लेते हैं। ऑफ कोर्स ये जितनी भी एयरफोर्स है उन सबके जो हेड होते हैं वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते हैं। देन इज अब एयरफोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी कन्वर्सेशन वगैरह करनी है या फिर एयरफोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी एडवाइस वगैरह देनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वो कौन देते हैं, हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वही देते हैं, अगर एयरफोर्स के रिगार्डिंग हो वो। ठीक है, बाकी जो चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो भी चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते हैं वो 4 स्टार रैंक के होते हैं और उनका जो रैंक होता है वो होता है एयर चीफ मार्शल का। और इनको अपॉइंट कौन करता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे जो पार्लियामेंट की नॉट पार्लियामेंट की हमारी जो कैबिनेट है बेसिकली उनके अंदर 8 कमिटीज आती हैं। उन 8 कमेटी में से एक कमेटी है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ये जो कमेटी है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ और आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करती है। इनका पीरियड कब तक होता है, या तो ये 3 साल तक सर्व कर सकते हैं या फिर जब तक ये 62 की एज अचीव ना कर ले तब तक ये सर्व कर सकते हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ आपने याद रखने हैं विवेक राम चौधरी जी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि 76th यूएन जनरल असेंबली हुई थी। बेसिकली देखो यूनाइटेड नेशंस जो है उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही उनकी एक जनरल असेंबली होती है, आप कह सकते हो वर्ल्ड पार्लियामेंट भी हम जिसको कह देते हैं ना। तो इस पार्लियामेंट के अंदर बेसिकली ये जनरल असेंबली है, इसका अभी 76वां एडिशन हुआ था। तो इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एडवोकेट करने के लिए जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं हमारे, तो इनको अपॉइंट किया गया है कि आप देखो कि कहाँ तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो वर्ल्ड के अंदर अचीव हुए हैं। तो एक बार सबसे पहले हम यूएन जनरल असेंबली के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी है जिसको हम वर्ल्ड पार्लियामेंट कहते हैं। जैसे हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट होती है वो अलग अलग बिल्स वगैरह पास करती है, अलग अलग डिसीजंस वगैरह लेती है, ऐसे ही वर्ल्ड के अंदर जितने भी बिल्स वगैरह हैं, कोई चीजें हैं, तो उनको ये असेंबली ही पास करती है। अगर मैं कैलाश सत्यार्थी जी की बात करूं तो ये हमारे 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। किस चीज के लिए, बेसिकली मलाला यूसुफजई के साथ इन्होंने शेयरिंग किया था ये प्राइज। तो इनको चाइल्ड के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा, बच्चों के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके लिए एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड हो। तो बचपन बचाओ आंदोलन भी इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन। तो कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में आपने ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ऐसे ही जो जनरल असेंबली है उन्होंने 2015 में ये बोला था कि हम कुछ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाल रहे हैं। अब ये जो गोल्स हैं आपने 2030 तक अचीव करने हैं। ठीक है, तो उन 17 डेवलपमेंट गोल्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे फर्स्ट आपको ना ये सारे 17 डेवलपमेंट गोल्स को याद रखना है। ठीक है, आपसे कई बार डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बताओ जो 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो गोल है वो कौन सा है, तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये 17 डेवलपमेंट गोल्स आपने याद रखने हैं, जैसे नो पॉवर्टी हो गया, सेकंड इज जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज कि WHO के एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग किसको अपॉइंट किया गया है,
तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, एक तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ये गॉर्डन ब्राउन जी, तो इनको यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनको ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग किस चीज़ की, WHO की। आपको पता है ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी हेल्थ से के रिगार्डिंग चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को देखती है। अब उन सब चीज़ों के लिए फंड्स भी कहीं ना कहीं से आएगा, है ना, फाइनेंसिंग वगैरह होगी, तो उन फाइनेंसिंग के लिए एक एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया है, तो वो कौन है, गॉर्डन ब्राउन जी। तो एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लो कि इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बाकी ये कब बना था, 1948 के अंदर। ये भी यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इनके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, तो वो कौन है, अवीक सरकार जी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है क्या, ये एक हमारी कंट्री की, इंडिया की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अलग अलग जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं वो आकर एक एसोसिएशन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, मतलब इस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को एक तरह से जॉब प्रोवाइड करी गई है। अब किस चीज़ के लिए, ऑफ कोर्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स जितनी भी न्यूज़ कहाँ पे कौन से एरिया में क्या क्या न्यूज़ अभी चल रही है उन चीज़ों को कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को आगे औरों के साथ शेयर करना, ताकि एक तरह से फ्री एंड फेयर जो है न्यूज़ लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। कब डेवलप हुआ था ये, 1947 में हुआ था। 1949 में इसने अपना फंक्शन करना शुरू किया था। ये एक नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव है। नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव का मतलब यही है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है। देन इज ये कोऑपरेटिव है, इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं अलग अलग, उन्होंने इकट्ठे मिलकर आकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। उनके चेयरमैन कौन है, अवीक सरकार जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। देखो जो CGA है और जो कैग है उन दोनों में डिफरेंस होता है। कैग तो है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जितनी भी आपके सरकार के खर्चे हुए हैं उन सब चीज़ों की ऑडिटिंग करना कि क्या वो खर्चे सही हुए हैं, क्या जो फंड्स जहाँ जिस चीज़ के लिए आए थे वहाँ लगाए गए हैं कि नहीं, तो वो तो करते हैं कैग। लेकिन हमारी सरकार की एक तरह से अकाउंट्स के ऑफिसर भी होते हैं जो एडवाइस करते हैं कि कौन सी एक तरह से स्टेट को कितने फंड्स वगैरह दिए जाने चाहिए। तो उन सब चीज़ों का काम कौन करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो अभी रिसेंटली कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसको अपॉइंट किया गया है, तो दीपक दास जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ये 1986 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के ऑफिसर हैं। अभी जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है वो कौन से नंबर वाले हैं, 25th ऑफिसर हैं। बाकी आपने इनके बारे में एक और चीज याद रखनी है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है उनके अंदर ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है वो लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके अभी डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, तो वो कौन है, डॉक्टर धृति बैनर्जी, ठीक है। तो इनको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। एक बार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी एनिमल्स से रिलेटेड जितना भी फौना है, ठीक है, आपकी दो चीजें होती है ना, एक होता है फौना और एक होता है फ्लोरा। फौना का मतलब होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी एनिमल स्पीशीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर सर्वे करना, तो उनके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो कौन रखता है अपने पास, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी फ्लावर्स स्पीशीज हैं उनके ऊपर जो सर्वे वगैरह कंडक्ट करना है या उनके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है, तो वो कौन करता है, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जूलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया आपको पता चल गया। दूसरी चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है कि ये दोनों ही कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 के अंदर बना था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है कोलकाता के अंदर है। पहले इसके 8 रीजनल सेंटर्स होते थे, लेकिन ये अलग अलग जगह पे, हेडक्वार्टर्स तो कोलकाता में आ गया, लेकिन अलग अलग स्टेट्स के अंदर इन्होंने अपने अलग अलग रीजनल सेंटर्स बनाए हुए हैं। ये कौन से एक्ट के अंदर आता है, बेसिकली कौन से एक्ट के अंदर उसके तहत ये काम करता है, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 वाला, उसके अंडर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जैसे मैंने आपको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बताया था, ऐसे ही जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक एक्ट द्वारा बनाई गई थी। कौन सा एक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, और ये कमीशन बना कब था, 1992 में बना था। अब इनके जो चेयरपर्सन है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, रेखा शर्मा जी।
ठीक है। अब ये कमीशन वही है कि वुमेन के रिगार्डिंग कोई भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रही है या कोई गलत काम हो रहा है, तो उन सब चीजों को कौन देखेगा, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ही देखता है। वुमेन के रिगार्डिंग अलग अलग स्कीम्स वगैरह लॉन्च करना, ठीक है, तो यही कमीशन बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टॉप टीबी एक पार्टनरशिप बोर्ड है, उनके जो चेयरपर्सन है उनको वो कौन है बेसिकली, ठीक है, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मानसुख मांडविया जी, इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप है, इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आके पार्टनरशिप कर रही हैं। क्या करने के लिए, ताकि हम टीबी को एक तरह से खत्म कर सकें, ठीक है। टीबी है क्या, आपका ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज है जो कि बेसिकली ज्यादातर लंग्स में होती है, पल्मोनरी डिजीज है, लंग्स के अंदर होती है। ये इसके अंदर ये जो बैक्टीरिया है, तो आपने याद रखना है जो टीबी है वो कौन सी किस चीज से हो रही है, ना ही फंगस से हो रहा है, ना ही वो किसी वायरस से हो रहा है। तो जो टीबी है वो एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया आपके लंग्स में जाकर रिजाइड करने लग जाता है, उसकी वजह से आपको अलग अलग प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, देन इज बहुत ज्यादा कफिंग होती है, बहुत ज्यादा म्यूकस रिलीज होता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। उन सब चीजों को, टीबी को एक तरह से बंद करने के लिए, रोकने के लिए या फिर एक तरह से खत्म करने के लिए, उसके जितने भी केसेस हैं उनके लिए ये एक पार्टनरशिप बनी है। इसके चेयरपर्सन कौन है, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर। बेसिकली इसमें यही होता है कि जो चेयरपर्सन वही होते हैं जो हर एक कंट्री का हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है। तो रिसेंटली हमारे कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, इसका जो बेसिकली हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ऐसे ही WHO ने ये बोला है कि हम 2035 तक टीबी के जितने भी केसेस हैं उनको खत्म कर देंगे। यूनाइटेड नेशन ने एम किया है कि टीबी जो है हम 2030 तक खत्म कर देंगे। देन इज इंडिया ने क्या टारगेट लेके चला है कि हम 2025 तक ही जितने भी टीबी के केसेस हैं वो आने बंद हो जाएंगे, एक तरह से एलिमिनेट कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। तो वो कौन है, एन वेणुधार रेड्डी जी, ठीक है। ये एक ऑफिसर हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफिसर हैं, 1988 बैच के, ठीक है। इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो अपॉइंट किया गया है। अगर मैं ऑल इंडिया रेडियो की बात करूं तो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है गवर्नमेंट की बेसिकली, है ना, तो वो ऑल इंडिया रेडियो के अंदर ही होती है। इसको आकाशवाणी भी कहते हैं। देन इज ये एक प्रसार भारती का एक से डिवीजन है। प्रसार भारती क्या है, जितनी भी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होती है, जितनी भी टीवी के ऊपर गवर्नमेंट के एक तरह से चैनल्स वगैरह आते हैं, गवर्नमेंट की जो भी चीजें दिखाई जाती हैं, तो वो कौन ब्रॉडकास्ट करता है, प्रसार भारती करती है। उन्हीं की ही जो रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग होती है वो कौन करता है, ऑल इंडिया रेडियो करता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है कि डिप्टी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा वो कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी जी को अपॉइंट किया गया है एज अ डिप्टी लीडर। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपके दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा, ठीक है। जो राज्यसभा है उसके अंदर अलग अलग पोस्ट होती हैं, जैसे इनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो चेयरमैन राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ऐसे ही उनके नीचे एक डिप्टी चेयरमैन आते हैं। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो वहां पर स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं। अब इस राज्यसभा के अंदर अलग अलग ऑफ कोर्स पार्टीज होती हैं, है ना, जैसे बीजेपी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। तो उसमें जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है, ठीक है, जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है उनका एक हेड अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो लीडर ऑफ द हाउस कौन है, पीयूष गोयल। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया ना कि चेयरमैन के नीचे एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं, ऐसे ही लीडर ऑफ द हाउस के नीचे एक डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, ठीक है। तो वो कौन अपॉइंट हुए हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी। अब ऐसे ही जो मेजॉरिटी ऑपोजिशन पार्टी होती है, जैसे मैंने आपको मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी बताया, जैसे अभी रिसेंटली बीजेपी है, ठीक है, तो उनके लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल हैं, उनके नीचे जो है डिप्टी लीडर वो कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी जी। ऐसे ही इसमें जो ऑपोजिशन पार्टी होती है मेजॉरिटी, ठीक है, उनके भी लीडर को अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है यहाँ पे, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी,
और ऐसे ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नीचे भी एक और लीडर होंगे, तो उनका नाम क्या है, डिप्टी लीडर बेसिकली, और वो कौन है, आनंद शर्मा। ये दोनों कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। बाकी राज्यसभा आपको पता ही है, अपर हाउस होता है, उसके अंदर 245 सीट्स होती हैं। ये कुछ चीजें आपने इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। इसमें 233 इलेक्टेड सीट्स होती हैं और 12 नॉमिनेटेड सीट्स होती हैं। नेक्स्ट है आपकी कि रिसेंटली जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट किया गया है, तो वो कौन है, आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना जी को एज अ दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। अब आपको पता ही है कि दिल्ली एक यूटी है बेसिकली, और हमारी नेशनल कैपिटल भी है। अब नेशनल कैपिटल के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसका होता है, वो सेंटर का है। हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है, कौन से आर्टिकल के तहत, 239 AA के तहत ये लिखा गया है कि जो हमारी यूटी है उसके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कौन मेंटेन करेगा, एक तरह से सेंटर की तरफ से वो मेंटेन होगा। तो यहाँ पर जितने भी पुलिस वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं वो सेंटर की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। ऐसे ही दिल्ली के अंदर जितनी भी पुलिस है उनके जो हेड हैं वो कौन है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो अभी कौन अपॉइंट हुए हैं, राकेश अस्थाना जी। आपने ये चीजें याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक आपकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो कवर हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट मिसलेनियस टॉपिक को कवर करेंगे और धीरे धीरे करके हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, ताकि आप अपने एनटी पेपर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।